जय हिंद। इंडियन लिटरेचर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के अंदर कौन कौन से स्कूल्स देखने को मिलते हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जो टर्म है फिलॉसफी, ये कहाँ से आया, इसकी कहानी क्या रही, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी के अंदर जो भी स्कूल्स देखने को मिलते हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इसी क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में, और इसी ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर हम पढ़ेंगे सांख्य स्कूल के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ये जो टर्म है फिलॉसफी, ये टर्म दो ग्रीक वर्ड से आया है। कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड से आया है? एक है फिलो और दूसरा है सोफोस। फिलो का लिटरल मीनिंग होता है लव और सोफोस का लिटरल मीनिंग होता है विजडम, विच मीन्स हम ये कह सकते हैं फिलॉसफी इज लव फॉर विजडम, फिलॉसफी इज लव फॉर नॉलेज। और फिलॉसफी के अंदर बात की जाती है सेल्फ के बारे में, बात की जाती है सेल्फ की नॉलेज के बारे में। फिलॉसफी के अंदर बात की जाती है वर्ड के बारे में, बात की जाती है गॉड के बारे में। बेहद सिंपल। ये जो टर्म है फिलॉसफी, ये टर्म फिलॉसफी दो ग्रीक वर्ड से आया है। कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स हैं? एक है फ्लो, और फ्लो का लिटिल मीनिंग क्या होता है? लव। और दूसरा है सोफोस, और सोफोस का लिटिल मीनिंग क्या होता है? विजडम। विच मीन्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी इज लव फॉर विजडम, फिलॉसफी इज लव फॉर नॉलेज। और फिलॉसफी के अंदर बात की जाती है सेल्फ की नॉलेज के बारे में, वर्ड की नॉलेज के बारे में, गॉड से रिलेटेड नॉलेज के बारे में। अच्छा, इंडियन फिलॉसफी में जितने भी मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं, उन मेजर स्कूल्स में एक चीज को लेके एग्रीमेंट है, और वो चीज क्या है? जितने भी मेजर स्कूल्स इंडियन फिलॉसफी में देखने को मिलते हैं, उनका कहना ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्ट्राइव करता है, वो जीता है चार गोल्स को फुलफिल करने के लिए। और ये जो चार गोल्स हैं, इनको क्या बुलाया गया है? इनको बुलाया गया है पुरुषार्थ। क्या बुलाया गया है? पुरुषार्थ बुलाया गया है। सवाल आता है कि ये चार गोल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात होती है अर्थ के बारे में। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमी। दूसरा है धर्म, और धर्म का मतलब होता है सोशल ऑर्डर। तीसरा है काम, और काम का मतलब होता है फिजिकल प्लेजर। और चौथा है मोक्ष, और मोक्ष का मतलब होता है साल्वेशन। इंडियन फिलॉसफी में जितने भी मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं, उन सबका ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो स्ट्राइव करता है, वो जीता है चार गोल्स को फुलफिल करने के लिए। और ये जो चार गोल्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? पुरुषार्थ बुलाया जाता है। कौन कौन से चार गोल्स हैं? सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम, और जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? वो है मोक्ष। और ये जो चार गोल्स हैं, इनकी बातचीत अलग अलग टेक्स्ट में की गई है। जैसे अर्थ की बात की गई है अर्थशास्त्र में, धर्म की बात की गई है धर्मशास्त्र में, काम की बात की गई है काम सूत्र में, और मोक्ष के बारे में, साल्वेशन के बारे में कई सारे टेक्स्ट में बात की गई है। लेकिन हाँ, हमें इतना समझ में आ रहा है कि इंडियन फिलॉसफी में जितने भी मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं, वो सभी मेजर स्कूल्स इन चार गोल्स के बारे में बात करते हैं। वो सभी मेजर स्कूल्स पुरुषार्थ के बारे में बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? मेन एम क्या है? मेन एम है कि ये जो लाइफ एंड डेथ का सर्कल है, इससे फ्री होना है। ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, इससे फ्री होना है, लिबरेशन को प्राप्त करना है, साल्वेशन को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और यहां पे ये जो मेजर स्कूल्स हैं, इनमें डिफरेंस देखने मिलता है। ये जो साल्वेशन है, ये जो लिबरेशन है, ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से फ्रीडम है, ये फ्रीडम किस रास्ते से मिलेगा, उस रास्ते को लेके ये जो स्कूल्स हैं, इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से फिलॉसफी के अंदर दो मेजर डिविजन्स देखने को मिले। कौन कौन से दो मेजर डिविजन्स देखने को मिले? एक तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स देखने को मिलते हैं, और दूसरा हिट्रोडॉक्स स्कूल्स देखने को मिलते हैं।
ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स देखने को मिलते हैं इनको आस्तिक भी बुलाया जाता है, और ये जो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स देखने को मिलते हैं इनको नास्तिक भी बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो टर्म्स यूज हुए हैं आस्तिक और नास्तिक, ये ट्रेडिशनल सेंस में यूज नहीं हुए हैं, ये उस सेंस में यूज नहीं हुए हैं जिस सेंस में हमें समझ में आता है। ये जो टर्म्स यूज हुए हैं आस्तिक और नास्तिक, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में बिलीफ है या नहीं है, यहाँ पे मतलब अलग है। मतलब क्या है, आस्तिक का मतलब है ऐसे स्कूल्स जो कि वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं। और नास्तिक का मतलब है ऐसे स्कूल्स जो कि वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स या आस्तिक स्कूल वो वाले स्कूल्स हैं जो कि वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं, और हेटेरोडॉक्स स्कूल या नास्तिक स्कूल वो वाले स्कूल्स जो कि वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है इसके अंदर कई सारे स्कूल देखने को मिलते हैं, जैसे सांख्य स्कूल देखने को मिलता है, योग स्कूल देखने को मिलता है, न्याय स्कूल देखने को मिलता है, विशेषिका स्कूल देखने को मिलता है, मीमांसा स्कूल देखने को मिलता है, वेदांता स्कूल देखने को मिलता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंडर सांख्य स्कूल देखने को मिलता है, योग स्कूल देखने को मिलता है, न्याय स्कूल देखने को मिलता है, विशेषिका स्कूल देखने को मिलता है, मीमांसा स्कूल देखने को मिलता है, वेदांता स्कूल देखने को मिलता है। और हेटेरोडॉक्स स्कूल के अंडर बुद्धिज्म देखने को मिलता है, जैनिज्म देखने को मिलता है, चारवाक स्कूल देखने को मिलता है, अजना देखने को मिलता है, आजीविका देखने को मिलता है। इन सभी स्कूल्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको पिक्चर समझ में आनी चाहिए। एक तो ये जो टर्म है फिलोसफी, ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स, एक फिलो है, फिलो का मतलब क्या है लव, और दूसरा सोफोस है, सोफोस का मतलब क्या है विजडम, विच मीन्स सिंपल तौर पर समझने के लिए अगर कहें तो फिलोसफी इज लव फॉर विजडम, फिलोसफी इज लव फॉर नॉलेज। इंडियन फिलोसफी में जितने भी मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं उनका ये कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्ट्राइव करता है, वो जीता है चार गोल्स के फुलफिलमेंट के लिए, पुरुषार्थ के लिए। चार गोल्स कौन कौन से हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है, जो मेन एम है लाइफ का, वो क्या है, वो है ये जो बर्थ और डेथ की साइकिल है इससे फ्री होना, साल्वेशन को अटेन करना, मोक्ष को अटेन करना। लेकिन साल्वेशन कैसे अटेन किया जाएगा, उसका रास्ता क्या होगा, उसको लेके इन स्कूल्स के बीच में मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस के चलते फिलोसफी के जो स्कूल्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा गया। कौन कौन सी दो कैटेगरीज, एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल आस्तिक स्कूल, और दूसरे हेटेरोडॉक्स स्कूल नास्तिक स्कूल। ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं इनमें सांख्य स्कूल है, योग स्कूल है, न्याय स्कूल है, विशेषिका स्कूल है, मीमांसा स्कूल है, वेदांता स्कूल है। और ये जो हेटेरोडॉक्स स्कूल है इसके अंदर बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, चारवाक है, अजना है और आजीविका है। आस्तिक से मतलब क्या है, वो वाले स्कूल्स जो कि वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं। और नास्तिक से मतलब क्या है, वो वाले स्कूल्स जो कि वेदास की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते हैं। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो फिलॉसफी के स्कूल्स हैं इनको मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स और दूसरा हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में। और जैसा कि अभी हम कह रहे थे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल बेसिकली वो वाले स्कूल्स जो कि वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, जो कि वेदास की अथॉरिटी में मानते हैं। बेसिकली ये वो वाले स्कूल्स हैं जिनका ये कहना है कि जो वेद हैं हमारे, वो सुप्रीम स्क्रिप्चर्स हैं, और वेदों के अंदर पूरा सीक्रेट है कि किस तरीके से हमें साल्वेशन को अटेन करना है। ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं इसके अंदर 6 सब स्कूल्स देखने को मिलते हैं जिनको षड दर्शन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, षड दर्शन बुलाया जाता है। कौन कौन से 6 सब स्कूल्स हैं, एक है सांख्य स्कूल,
दूसरा है योग स्कूल, तीसरा है न्याय स्कूल, चौथा है विशेषिका स्कूल, पांचवा है मीमांसा स्कूल और छठवा है वेदांता स्कूल। इस सब के बारे में अभी अभी हम पढ़ के आए। सबसे पहले हम बात करेंगे सांख्य स्कूल के बारे में। सांख्य स्कूल की कहानी क्या है? देखो, फिलॉसफी के अंदर इट इज द ओल्डेस्ट स्कूल। इंडियन फिलॉसफी में सांख्य स्कूल इज द ओल्डेस्ट स्कूल। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं कपिल मुनि। जो कपिल मुनि है वो फाउंडर है इस सांख्य स्कूल के। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र लिखा है और ये जो सांख्य सूत्र है इसमें बात की गई है सांख्य स्कूल की फिलॉसफी के बारे में। ये जो टर्म है सांख्य, इसके लिटरली दो मीनिंग देखने को मिलते हैं। एक तो सांख्य का मतलब होता है नंबर, काउंट, संख्या, तो नंबर या फिर काउंट। और दूसरा ये जो सांख्य है इसका मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉलेज। और ये जो दो मतलब हैं, ये दोनों मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं। देखो, ये जो सांख्य स्कूल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात करेगा दो अल्टीमेट रियलिटीज के बारे में, दो अल्टीमेट रियलिटीज जिनसे ये पूरा एग्जिस्टेंस बना हुआ है। तो संख्या, नंबर, और दूसरा ये जो सांख्य स्कूल है ये बात करता है कि नॉलेज के थ्रू साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है। तो ये दोनों जो मतलब है सांख्य के, नंबर, संख्या और नॉलेज, ये दोनों ही चीजें कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती हैं। बेहद सिंपल। सांख्य स्कूल इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सांख्य स्कूल के फाउंडर कौन है? कपिल मुनि इज द फाउंडर ऑफ सांख्य स्कूल। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र लिखा है जहां पे बात की गई है इस सांख्य स्कूल के बारे में। और सांख्य के लिटरल मीनिंग की अगर बात करें तो एक मीनिंग है नंबर, संख्या, और दूसरा मीनिंग है नॉलेज, राइट नॉलेज। और ये जो दोनों मीनिंग है, ये दोनों मीनिंग कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं। क्या सिग्निफाई करते हैं वो हमने देख लिया। अच्छा, ये जो सांख्य स्कूल है इसमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट के, या फिर ये कहें कि ये जो सांख्य स्कूल है ये दो फेजेस में डेवलप हुआ। कौन कौन से दो फेजेस देखने को मिलते हैं? एक तो ओरिजिनल सांख्य स्कूल देखने को मिलता है और दूसरा न्यू सांख्य स्कूल देखने को मिलता है। दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है? ये जो ओरिजिनल सांख्य स्कूल है ये डेवलप हुआ अराउंड 1st सेंचुरी एडी, और ये जो न्यू सांख्य स्कूल है ये डेवलप हुआ अराउंड 4th सेंचुरी एडी। ओरिजिनल सांख्य स्कूल जो है वो अराउंड 1st सेंचुरी एडी डेवलप हुआ, और ये जो न्यू सांख्य स्कूल है ये डेवलप हुआ अराउंड 4th सेंचुरी एडी। ये जो ओरिजिनल सांख्य स्कूल है इसने बात की रैशनल और साइंटिफिक व्यू ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ उसका रैशनल व्यू पॉइंट दिया गया, उसका साइंटिफिक व्यू पॉइंट दिया गया इस ओरिजिनल सांख्य स्कूल में। ये जो न्यू सांख्य स्कूल है इसमें यूनिवर्स के क्रिएशन का स्पिरिचुअल व्यू दिया गया। बेसिकली ये जो ओरिजिनल सांख्य स्कूल है ये कहता है कि यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए किसी डिवाइन एजेंसी की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एनी डिवाइन एजेंसी इज नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन ये जो न्यू सांख्य स्कूल है ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए एलिमेंट्स की जरूरत है, और एलिमेंट्स के साथ साथ पुरुष की जरूरत है, एक स्पिरिट की जरूरत है। ये पुरुष क्या है इसके बारे में अभी आगे चलते हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, न्यू सांख्य स्कूल क्या कहता है कि यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए एलिमेंट्स की जरूरत है। एलिमेंट्स तो है ही बेसिक, लेकिन एलिमेंट्स के अलावा पुरुष की जरूरत है, स्पिरिट की जरूरत है। जबकि ओरिजिनल सांख्य स्कूल क्या कह रहा था कि यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए किसी डिवाइन एजेंसी के प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल सांख्य स्कूल में ये कहा गया कि ये जो वर्ल्ड है, जो भी हम दुनिया देख रहे हैं, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो नेचर की वजह से है, वो प्रकृति की वजह से है। लेकिन जो न्यू सांख्य स्कूल है वो क्या कह रहा है कि नेचर तो है ही, प्रकृति तो है ही, लेकिन प्रकृति के साथ साथ जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं उन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस वर्ल्ड को क्रिएट करने में। ये जो ओरिजिनल सांख्य स्कूल है बेसिकली ये मटेरियलिस्टिक स्कूल है। ये सीधे सीधे कह रहा है कि किसी डिवाइन एजेंसी की जरूरत नहीं है यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए। बड़ा सीधा सीधा कह रहा है कि नेचर से, प्रकृति से ये जो पूरा वर्ल्ड है इसका क्रिएशन हुआ है। तो ये जो है ये मटेरियलिस्टिक स्कूल है फिलॉसफी का, इस सांख्य स्कूल का।
ये जो न्यू साख स्कूल है ये बिलोंग करता है स्पिरिचुअल साइड को। इट इज द मोर स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ फिलोसफी, बिकॉज इसमें बात की जा रही है एलिमेंट्स के बारे में कि हाँ साहब, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के लिए एलिमेंट्स तो जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कोई पुरुष नाम की चीज भी है, एक कोई स्पिरिट नाम की चीज भी है। ये जो न्यू सांख्य स्कूल है इसमें बात की जा रही है कि हाँ साहब, नेचर से, प्रकृति से बनता है, वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस वर्ल्ड के क्रिएशन में। तो ये जो न्यू सांख्य स्कूल है, इट इज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ फिलोसफी। बेहद सिंपल और इजी बात है। अच्छा, मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो दोनों स्कूल्स हैं, ओरिजिनल वाला भी और नया वाला भी, ये दोनों इस चीज पे आर्ग्यू करते हैं या अग्री करते हैं कि साल्वेशन जो है वो नॉलेज के थ्रू अटेन किया जा सकता है। साल्वेशन जो है वो नॉलेज के थ्रू अटेन किया जा सकता है। तो नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी गई है इस सांख्य स्कूल में, और साथ में यह भी बोला गया है कि लैक ऑफ नॉलेज इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी ऑफ मैन। ये इंसान को जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, जितना भी पेन हो रहा है, उस पेन का रूट कॉज क्या है? उस पेन का रूट कॉज है लैक ऑफ नॉलेज। तो ये जो सांख्य स्कूल है ये फोकस करता है नॉलेज के इंपॉर्टेंस के ऊपर। ये कहता है कि नॉलेज के थ्रू साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है। देखो, अब तक तो बेसिक बात हो रही थी, अब बात करेंगे हम कि एग्जैक्टली सांख्य स्कूल जो है वो किस चीज के बारे में बात करता है। और एक डिस्क्लेमर है, कोई भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऐसा नहीं है जिसको 20 मिनट के लेक्चर में या आधे घंटे के लेक्चर में पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। लेकिन हम फिलॉसफी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देख रहे हैं। तो ब्रीफली देखेंगे, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि जितना बेहतर तरीके से डिलीवर हो सके उतना बेहतर तरीके से इस सांख्य स्कूल को एक्सप्लेन किया जाए। देखो, ये जो सांख्य स्कूल है ये बिलीव करता है ड्यूलिज्म में, ये बिलीव करता है द्वैतवाद में। सांख्य स्कूल जो है वो ड्यूलिज्म में बिलीव करता है। सांख्य स्कूल ये कहता है कि ये जो सोल है और ये जो मैटर है ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये जो सांख्य स्कूल है ये क्या कहता है, ये बिलीव करता है ड्यूलिज्म में। और ड्यूलिज्म से मतलब क्या है? अब इस टेक्स्ट को मत देखो, अब बात को सुनो। सांख्य स्कूल ये कहता है कि देखो, ये जितना भी सब कुछ आप देख रहे हो आपके इर्द गिर्द, ये दो अल्टीमेट रियलिटीज के थ्रू बना हुआ है। कौन कौन सी दो अल्टीमेट रियलिटीज के थ्रू बना हुआ है? एक है पुरुष और दूसरा प्रकृति। ये जितना भी आप देख पा रहे हो अपने इर्द गिर्द, ये दो अल्टीमेट रियलिटीज से बना हुआ है। और वो दो अल्टीमेट रियलिटीज कौन सी हैं? एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। और ये जो पुरुष है और ये जो प्रकृति है, ये दोनों ही एब्सोल्यूट हैं और दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसमें एक और चीज है, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों शब्द हमने पहले भी सुने हुए हैं, लेकिन जिस सेंस में हमें पुरुष समझ में आता है, जिस सेंस में हमें प्रकृति समझ में आती है, उस सेंस में इन दोनों टर्म्स को इस सांख्य स्कूल में यूज नहीं किया गया है। किस सेंस में यूज किया गया है? सबसे पहले बात करेंगे प्रकृति के बारे में। सांख्य स्कूल ये कहता है कि ये जो प्रकृति है इट इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन प्रकृति का मतलब नेचर नहीं है। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति, प्र मतलब बिफोर और कृति मतलब क्रिएशन, बिफोर क्रिएशन। सांख्य स्कूल का ये कहना था कि जीरो से जीरो क्रिएट हो सकता है, नथिंग से आप नथिंग ही क्रिएट कर सकते हो, और समथिंग से समथिंग क्रिएट किया जा सकता है। विच मीन्स सांख्य स्कूल ये कह रहा है कि ये जितना भी क्रिएशन आप देख रहे हो वो किसी चीज से क्रिएट हुआ, क्योंकि समथिंग से ही समथिंग क्रिएट किया जा सकता है, नथिंग से आप नथिंग ही क्रिएट कर सकते हो। विच मीन्स कि जितना भी क्रिएशन आप देख रहे हो इससे पहले भी कुछ एग्जिस्ट करता था, और वो जो एग्जिस्ट करता था उसे सांख्य स्कूल में क्या बुलाया गया? प्रकृति बुलाया गया। उसे क्या बुलाया गया? उसे प्रकृति बुलाया गया। तो पूछा गया सांख्य स्कूल वालों से कि भाई आप बोल रहे हो कि प्रकृति नाम की कोई चीज बिफोर क्रिएशन एग्जिस्ट करती थी, ये जो प्रकृति नाम की चीज है इसी से सारा क्रिएशन हुआ है आपके अकॉर्डिंग, तो ये प्रकृति एग्जैक्टली है क्या? तो सांख्य स्कूल में बताया गया कि जो प्रकृति है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये जो प्रकृति है ये अनकॉन्शियस है, ये जड़ है, इसके अंदर चेतना नहीं है।
ये जो प्रकृति है ये अनकॉन्शियस है, लेकिन ये जो प्रकृति है ये एक्टिव है। ये जो प्रकृति है ये एक्टिव है। ये जो प्रकृति है इसमें ओनली पोटेंशियलिटी है, मतलब इसमें पोटेंशियल है क्रिएशन का, लेकिन क्योंकि ये एक्टिव नहीं है तो ये क्रिएट नहीं कर सकती है। फिलहाल के लिए यहां पे रुको, क्रिएट नहीं कर सकती है, कैसे क्रिएशन होगा वो भी अपन समझेंगे। लेकिन साक स्कूल क्या कह रहा है कि ये जो प्रकृति है ये अनकॉन्शियस है, इसके अंदर अपनी कोई चेतना नहीं है, लेकिन ये एक्टिव है। ये जो प्रकृति है ये बेसिकली ओनली पोटेंशियलिटी है, इसमें पोटेंशियल है क्रिएशन का, लेकिन अनकॉन्शियस होने की वजह से, चेतना ना होने की वजह से ये खुद ब खुद क्रिएशन नहीं कर सकती है। इस प्रकृति के 3 गुण हैं। इस प्रकृति के अंदर 3 गुण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 गुण देखने को मिलते हैं? एक सत्व गुण। सत्व गुण बेसिकली कामनेस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये कहें प्रकृति को समझने के लिए लाइट, कि ये जो प्रकृति है इसका जो व्हाइट एलिमेंट है वो लाइट को रिसीव करता है, वो एनर्जी को रिसीव करता है, वो कामनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा गुण है राजस्व, और ये जो राजस्व है ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटीज को। ये जो प्रकृति है ये एक्टिव है। ये जो प्रकृति है इसमें एक्टिविटी देखने को मिलती है, और ये तो साइंस भी बोलता है ना कि भाई जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सब में वाइब्रेशन है, एक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो राजस्व गुण। और तीसरा तमस। तमस जो है वो डार्कनेस है, तमस जो है वो नेगेटिविटी है, तमस जो है वो रेस्ट वाली स्टेज है, कि आप रेस्ट वाली स्टेट में आ गए हो। तो बेसिकली ये जो सांख्य स्कूल है ये क्या कह रहा है कि देखो 2 अल्टीमेट रियलिटीज हैं, जिनमें एक है प्रकृति। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आएगा समझ में, क्योंकि अभी तक हमने आधी बात की है। और प्रकृति के लिए क्या बोला जा रहा है सांख्य स्कूल में कि प्रकृति जो है वो अल्टीमेट कॉज है इस वर्ल्ड का, लेकिन प्रकृति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये अनकॉन्शियस है, दूसरा एक्टिव है, और इसमें ओनली पोटेंशियलिटी वाली कैपेबिलिटी है, कि पोटेंशियल तो है क्रिएशन का, लेकिन क्योंकि ये अनकॉन्शियस है ये खुद ब खुद क्रिएट नहीं कर सकती है। इसमें 3 गुण देखने को मिलते हैं, और वो 3 गुण कैसे हैं? एक है सत्व, दूसरा राजस्व, और तीसरा तमस। तीनों गुणों की बात क्या है वो हमने देख ली। अब इनसे पूछा गया कि भाई आप कह रहे हो कि बिफोर क्रिएशन कुछ हुआ करता था, और उस बिफोर क्रिएशन वाली चीज से इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरा जो भी हम देख रहे हैं उसका क्रिएशन हुआ, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हो कि वो जो बिफोर क्रिएशन हुआ करता था, प्रकृति हुआ करती थी, वो अनकॉन्शियस है, उसमें चेतना नहीं है। एक्टिव तो है लेकिन चेतना नहीं है। ओनली पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल है क्रिएशन का, लेकिन क्रिएशन हो नहीं सकता बिकॉज ये जो प्रकृति है अनकॉन्शियस है। तो फिर क्रिएशन कैसे हुआ? तो इन्होंने बोला कि भाई दूसरी भी अल्टीमेट रियलिटी है, और वो दूसरी अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वो दूसरी अल्टीमेट रियलिटी है पुरुष। अब पूछा गया ये पुरुष क्या है, तो बताया कि ये जो पुरुष है ये इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है। ये वो वाला प्रिंसिपल है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है। पुरुष जो है बेसिकली वो वाली अल्टीमेट रियलिटी है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर चेतना है। लेकिन यहां भी दिक्कत है, इसके अंदर कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन ये जो पुरुष है ये इनएक्टिव है, विच मींस कि ये जब से शुरुआत हुई और जब तक चलेगी दुनिया तब तक इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये ऐसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, बिकॉज ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं हो सकता है। ये जो पुरुष एलिमेंट है, चेतना है, इसमें चेतना है, विच मींस कि इसको रास्ता पता है कि क्रिएशन कैसे करना है, लेकिन ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। ये वैसे हो गया कि किसी जंगल में आग लगी हुई है, और इस आग में 2 लोग फंसे हुए हैं। एक वो इंसान है जिसके पैर नहीं है, और दूसरा वो इंसान है जिसकी आंखें नहीं है। जिसके पैर नहीं है उसको रास्ता पता है कि निकलना कहां से है, लेकिन चल नहीं सकता है। और जिसकी आंखें नहीं है उसमें कैपेबिलिटी है चल के जाने की, लेकिन उसके पास में देखने के लिए आंखें नहीं है। ये जो इंसान है जिसके पैर नहीं है, इसको आप कंपेयर करके देख सकते हो पुरुष के साथ में, कि इसके पास में कॉन्शियसनेस तो है, इसको रास्ता तो पता है, इसके अंदर चेतना तो है, इसको ये तो पता है कि क्रिएशन कैसे करना है, लेकिन इनएक्टिव है, इसके पास में पैर नहीं है। और ये जो दूसरा इंसान है जिसके पास में आंखें नहीं है,
इसको आप प्रकृति से कंपेयर करके देख सकते हो कि इसके पास में पैर तो हैं, एक्टिव तो है, लेकिन अनकॉन्शियस है, अंधा है, चेतना नहीं है। अब इस आग वाले जंगल से अगर इन दोनों को निकलना है तो कैसे निकल सकते हैं कि ये जो अंधा इंसान है वो इस बिना पैर वाले इंसान को बोले कि भाई तू मेरे कंधे पे बैठ जा, मुझे रास्ता दिखा, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। एग्जैक्टली यही कह रहा है सांख्य स्कूल कि एक प्रकृति है जो कि अनकॉन्शियस है बट एक्टिव है, और दूसरा पुरुष है जो कि कॉन्शियस है बट इनएक्टिव है। जब पुरुष इस प्रकृति के ऊपर बैठता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है, तब क्रिएशन होता है, तब फिर सारी चीजें होती हैं, तब फिर माइंड का क्रिएशन होता है, और फिर माइंड का क्रिएशन होता है तो फिर अहंकार आता है, फिर सारी चीजें दुनिया में देखने को मिलती हैं। होपफुली आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो ये जो पुरुष है ये कॉन्शियस तो है बट इनएक्टिव है, और ये जो पुरुष है ये बेसिस है पूरी की पूरी नॉलेज का। समझो बात को, ये जो प्रकृति है ये प्रकृति है बेसिस है क्रिएशन का, प्रकृति बेसिस है क्रिएशन का, और पुरुष जो है वो बेसिस है नॉलेज का। दोनों जब मिलते हैं तब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तब पूरा ढांचा खड़ा होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से पुरुष और प्रकृति कंबाइन होकर इस पूरे क्रिएशन को अंजाम देते हैं। लेकिन इस क्रिएशन में जो भी नॉलेज हमें देखने को मिलती है वो नॉलेज हम अक्वायर करते हैं तीन मेन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। कौन कौन से तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं? एक है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन। जो भी हमने देखा, हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, हमने किसी चीज को देखा, और उसको देखने के बाद जो भी हमें समझ में आया उसको रख देते हैं प्रत्यक्ष की कैटेगरी में। दूसरा होता है अनुमान। अनुमान का मतलब इनफेरेंस। अनुमान का मतलब क्या है? इनफेरेंस। कि आपने मान लेते हैं कोई पेन है, लेकिन पेन को नहीं देखा, पेन से रिलेटेड किसी चीज को देखा आपने, और उस किसी चीज को दिखा के आपने क्या अनुमान लगाया पेन के बारे में, आपने क्या कंक्लूड किया, उसको बोल देते हैं अनुमान। हालांकि पेन बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है, बिकॉज फिलोसफी में पेन जैसी चीजों पर बात नहीं की जाती है। फिलोसफी में बात की जाती है सोल के बारे में, गॉड के बारे में, वर्ड के बारे में, सेल्फ के बारे में। तो उस सेंस में अनुमान यूज होता है, लेकिन अपन समझने की बात कर रहे हैं। किसी चीज को आपने नहीं देखा, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीज देखी, उससे आपने जो अनुमान लगाया, उसको रखा जाता है अनुमान वाली कैटेगरी में। और तीसरा शब्द। शब्द मतलब हियरिंग। ऐसे लोग जिनको जानकारी हो गई, जिनको साल्वेशन प्राप्त हो गया, जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया, उन्होंने कुछ चीजें कही और उससे भी आपने कुछ नॉलेज अक्वायर करी। तो ये जितनी भी नॉलेज हम अक्वायर करते हैं, इसको हम तीन मेन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अक्वायर करते हैं। एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, और तीसरा शब्द। देखो ये तो बेसिक बात है, आपको ये जो प्रकृति है और ये जो पुरुष है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो सांख्य स्कूल है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जीएस के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक चीज है वो आपको समझ में आ गई। जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है सांख्य स्कूल का वो आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम्पल आमतौर पर कोट किया जाता है कि जंगल में आग लगी है, एक अंधा इंसान है और एक के पैर नहीं है। एक के पास में एबिलिटी है रास्ता देखने की लेकिन चल नहीं सकता, और दूसरे के पास में एबिलिटी है चलने की लेकिन उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों किस तरीके से रास्ता ढूंढ सकते हैं? एक के ऊपर दूसरा कंधे पे बैठ जाए और एक रास्ता देखे और दूसरा चलने का काम करे। वही हो रहा है प्रकृति के साथ में और पुरुष के साथ में। पुरुष के पास में कॉन्शियसनेस है, चेतना है, रास्ते का पता है, लेकिन इनएक्टिव है। और प्रकृति के पास में एक्टिविटी है, पोटेंशियलिटी है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है, अनकॉन्शियस है, रास्ते का नहीं पता, चेतना नहीं है। तो जब पुरुष प्रकृति के कंधे के ऊपर बैठता है तब क्रिएशन देखने को मिलता है, और तब फिर सारे झमेले होते हैं, सारी समस्याएं होती हैं। फिर अल्टीमेटली माइंड पैदा होता है जिसको महत्व बुलाया जाता है। फिर जब माइंड पैदा हो जाता है तो फिर अहंकार पैदा होता है। ऐसे 25 तत्वों के बारे में बात की गई है इस सांख्य स्कूल में, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें मोटा मोटा याद रखना, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है, कपिल मुनि इसके फाउंडर हैं, 2 फेजेस में डेवलपमेंट देखने को मिला है, और ये बात करते हैं कि साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है वाया नॉलेज। और ये बिलीव करते हैं ड्यूलिज्म में, ये बिलीव करते हैं द्वैतवाद में, और ड्यूलिज्म के अंदर ये कहते हैं कि 2 अल्टीमेट रियलिटीज हैं। कौन कौन सी? एक पुरुष और दूसरी प्रकृति। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।